हेलो एवरीवन। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के झालावाड़ के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं अब्दुल्ला कंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीपीसी झालावाड़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पावर सिस्टम फर्स्ट को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ये पावर सिस्टम जो है सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसको जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरेशन ऑफ पावर, दूसरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड तीसरा प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है अपना 207 पावर सिस्टम फर्स्ट, इसमें हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पूरे सब्जेक्ट में अलग अलग जो सोर्सेज हैं, किस किस सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पहला चैप्टर हमारा इसमें है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हमको देखना है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज क्या क्या हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ग्रोथ किस तरह से हुई है इंडिया में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड क्या होती है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड मतलब मांग। तो विद्युत ऊर्जा की मांग एक्चुअल में क्या है, मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है। इलेक्ट्रिकल डिमांड इज़ द रेट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल जो डिमांड है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो रेट है वो क्या है। जनरली जो डिमांड है एक डोमेस्टिक में, एक होम के बेस पे, देखिए हम अपने एक घर को ले लें तो घर में हमारे पास कितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कितने एसी हैं, कितने फ्रिज हैं, कितने पंखे हैं, कूलर हैं, लाइट्स हैं, कितना लोड हमारा है। जितना लोड हमारा होगा एट ए टाइम, एक वक्त, एक समय में, एक मोमेंट पे, एक क्षण में हम कितनी जो चीज़ों का, कितने इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा दिन भर में हम मैक्सिमम कितना यूज करते हैं वो हमारा मैक्सिमम लोड हो जाएगा। ठीक है, तो उतनी उन सभी इक्विपमेंट को, उपकरणों को इस्तेमाल करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है वो हमारी उस मूवमेंट के लिए, उस क्षण के लिए इलेक्ट्रिक मांग होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई एक घर के लिए। फिर इस तरह से एक कॉलोनी के लिए, ठीक है, एक टाउन के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक स्टेट के लिए, एंड देन पूरे कंट्री के लिए। तो इस तरह से जो डिमांड है वो पूरी कम्युलेटिव कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिमांड इज़ द रेट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो एट ए टाइम कितनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारी जो रेट है वो इलेक्ट्रिकल डिमांड में आती है। इलेक्ट्रिकल डिमांड मेजर इन KW या किलोवाट इज़ द हाईएस्ट मेजर रेट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर ईच बिल। हर बिल के लिए हाईएस्ट कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिमांड है। यू शुड बी एबल टू फाइंड दिस रेट मेजर्ड बाई किलोवाट ऑन योर इलेक्ट्रिक बिल। हम हमारे इलेक्ट्रिक बिल में, जैसे हमारा मंथली जो बिल प्रिपेयर होकर के आता है, हम देख लेते हैं कि हमने एक महीने में कितनी एनर्जी की खपत करी। ठीक है, फिर पूरे साल के हर मंथ का हम देखेंगे तो पूरे ईयर में 12 मंथ होंगे, तो 12 मंथ में हमने एवरेज जो निकालेंगे, वो एवरेज जो निकल के आएगा वो हमारी औसत जो है वो डिमांड हो जाएगी। उसके साथ ही किस मंथ में हमने उसका मैक्सिमम कंजप्शन किया वो हमारी पीक डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल डिमांड का यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा। इट्स नॉट ऑलवेज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिमांड, दो इट कुड बी कॉल्ड पीक डिमांड, ऑन पीक डिमांड, लोड एक्सेट्रा। इसको हम ऐसा डिमांड नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिक डिमांड नहीं कहेंगे, इसको पीक डिमांड भी बोल सकते हैं, ऑन पीक डिमांड बोल सकते हैं, और लोड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया। द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट वॉज कंडक्टेड इन Calcutta, now Kolkata, on 24 जुलाई 1879 बाई P.W. फ्लूरी एंड कॉरपोरेशन। इस टाइम पे जब यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का राज था, उस टाइम पे पहला डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया में किया गया था कलकत्ता में 24 जुलाई 1879 को किया गया था। ठीक है,
तो ये पहला डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया में उस वक्त हुआ था। उसके बाद जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड नियर ए टी स्टेट एट सिड्रा पॉन्ड फॉर द दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी इन 1897। फिर 1897 में दार्जिलिंग में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया गया था। उसके बाद द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन द कंट्री रेन ऑन द हार्बर लाइन बिटवीन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस एंड कुर्ला ऑन 3 फरवरी 1925। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बढ़ते हुए जो पहली जो ट्रेन चली थी इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में, वो 3 फरवरी 1925 में बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में हार्बर लाइन के ऊपर चली थी। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजप्शन है वो इंडिया में इंक्रीज होता गया। फ्रॉम देन टू नाउ इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आज के वक्त में, आज के टाइम में जो इंडिया है वो दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा तीसरा नंबर का विद्युत ऊर्जा उत्पादक देश और साथ के साथ उसका खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। द नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड इन इंडिया हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 371.054 गीगावाट एज ऑफ 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 तक जो इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 371.054 गीगावाट हो चुकी है। तो देखिए कहाँ 1879 से आज 30 जून 2020 तक इंडिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इतनी इंक्रीज हो चुकी है। एंड फर्दर जो नए पावर प्लांट का जनरेशन, नए पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन इंडिया में हो रहा है। सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसका जो इंस्टॉलेशन है इंडिया में हो रहा है। एंड देन फर्दर दिस जो कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ग्रोथ जो है इंडिया में बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे इसका उत्पादन किया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर सन, विंड, टेरेस्ट्रियल हीट, ओशन टाइड्स एंड वेव्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, जो उसके विभिन्न स्रोत हैं उनमें सूर्य, विंड है, टेरेस्ट्रियल हीट है, जो समुद्री ज्वारभाटा है, उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल अभी हैं सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से ही हमें यहाँ पर बिजली का उत्पादन में इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो उनके माध्यम से जो हीट जनरेट होगी उनका इस्तेमाल भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, ये सब इन चीज़ों के इन सोर्सेज से, जो डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा उनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे सबको। ठीक है, दीज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इन जो एनर्जी सोर्सेज हो उनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जनरली 2 ही मेजर कैटेगरीज होती है, पहली नॉन रिन्यूएबल एंड दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम दोबारा यूज नहीं ले सकते। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो अपने आप को वापस दोबारा तैयार कर लेंगे, जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया फॉसिल फ्यूल्स एंड दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स में आता है हमारा कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, है ना। कोल में जो कोयला है, कोयला भी कोयले के जो सोर्स हैं पूरी दुनिया में बहुत सोर्स अवेलेबल हैं और कोयला का इस्तेमाल करके ही हमारा हिंदुस्तान में या इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। नेचुरल गैस हो गई यहाँ पर, उसके अलावा पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम के डीजल, पेट्रोल, केरोसिन हैं, इनका इस्तेमाल करके भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, तो इनका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की जाती है और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में जो हीट जनरेट होती है उस हीट का, उष्मा का इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इससे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नवीनकरणीय हैं, जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। इस एनर्जी सोर्स में ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्स हैं, और धीरे धीरे हम एनर्जी का जो प्रोडक्शन है इनकी तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है या न्यूक्लियर जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज है, वो हमारे पास सीमित मात्रा में है और एक ना एक दिन इनको ख़त्म होना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में है सोलर या सन, सोलर पावर हो गई, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, उसके अलावा बायोमास हो गया या बायोगैस प्रोडक्शन हो गया। तो ये सब हैं, इनके बारे में हम विस्तार से हमारा जो सब्जेक्ट है पावर सिस्टम प्रोजेक्ट में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, द फ्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि सॉलिड में कोल हो गया, लिक्विड में हमारे पास पेट्रोलियम हो गया, और कोल और नेचुरल गैस हमारा पास गैस फॉर्म में हो गया। ठीक है, दीज आर द कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट विल नॉट लास्ट फॉर एवर एंड विल बी एक्सटिंक्ट वन डे। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल या परंपरागत सोर्स भी हैं और अनवीनकरणीय हैं, जो कि एक ना एक दिन इनको ख़त्म होना है, ये हमेशा के लिए बने नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। इसको एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं वो एटॉमिक रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होंगी, एक एटम्स दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करके तीसरा एटम बनाएगा, साथ में कुछ हीट एनर्जी जो रिलीज होगी, उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एटॉमिक एनर्जी का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सच एज यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, हाइड्रोजन भी इसमें है। ठीक है, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं एक्सेट्रा आर यूज्ड इन द एटॉमिक रिएक्शंस। इनका इस्तेमाल एटॉमिक रिएक्शंस के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय एनर्जी इज़ अ नेचुरल एनर्जी विच डज नॉट हैव अ लिमिटेड सप्लाई। इसकी कोई लिमिट नहीं है, अपार है इसकी जो क्वांटिटी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। एंड विल नेवर रन आउट, ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी विच कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल या प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है हमें, जो कि हो गए सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स, जियोथर्मल हीट। ठीक है, ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ऊर्जा के नवीनकरणीय संसाधन है, क्योंकि सनलाइट और विंड, रेन ये कभी ना ख़त्म होने वाले, ये अपने आप को दोबारा से प्राकृतिक रूप से ये पैदा हो जाते हैं और इनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। ये एक अल्टरनेटिव भी है फॉसिल फ्यूल्स का, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जब समाप्त हो जाएंगे तो इन्हीं का इस्तेमाल हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया करेंगे। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर पावर जो भी है ये सीमित संसाधन से प्राप्त की जाती है, इसलिए ये एक ना एक दिन इनका समाप्त होना तय है। ठीक है, एंड वॉज कॉमनली कॉल्ड एज अल्टरनेटिव एनर्जी। इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी को एक अल्टरनेटिव एनर्जी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा जो एनर्जी सोर्सेज है, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो सेशन होंगे हमारे, उनमें हम इन फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जितने भी पावर प्लांट हैं इनसे रिलेटेड, उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरह किया जाता है, उनके बारे में हम अगले सेशंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।